Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our next session in the series of economy through 1400 plus MCQs. Now already you know, अगर आपने ये series के पहले questions देखे हैं तो आपको ये पता होगा we have already completed till the chapter 8. आज के इस वीडियो में हम दो चैप्टर्स कवर करेंगे, दैट इज टैक्स सिस्टम एंड फिनेंस कमीशन के ऊपर 30 क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम कवर करेंगे. सो इन टोटल आज के इस सेशन में 100 क्वेश्चंस कवर होंगे. नाउ एज यू नो, टोटल इस सीरीज में हमारे पास 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको 1390 क्वेश्चंस मिलेंगे. सो आज का चैप्टर शुरू करते हैं. एंड यस, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस यू कैन सी द pinned comment का सेक्शन. Now let us start with our today's lecture, that is the tax system in India and the finance commission. Basically, what we are going to cover in this chapter is the taxation system in India. कौन कौन से taxes impose होते हैं? Now, अगर मैं आपको एक basic summary की बात करूं तो दो टाइप के taxes होते हैं basically government में. One is the direct tax and another one is indirect tax. अब direct tax are those which are paid by the individuals residing in the country, such as income tax. अब लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है तो कंपनीज को भी तो किसी तरह का टैक्स देना पड़ता होगा. तो यस, कंपनीज को यहाँ पे देना पड़ता है कॉर्पोरेशन टैक्स. ओके. इन एडिशन टू दैट कस्टम्स होता है. इन एडिशन टू दैट देयर आर वेरियस अदर टैक्सेस, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है विच इज अप्लाइड ऑन द स्टॉक्स. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो LTCG होता है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. ये सारा कुछ हमारे डायरेक्ट टैक्स में आता है एंड सब्सिक्वेंटली इसको हम कवर करेंगे एज जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. इनडायरेक्ट की टैक्स की बात करूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स. एंड इनडायरेक्ट टैक्स में भी क्या होता है? GST होता है. ठीक है. अब GST के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया है, तो GST को हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन अम्ब्रेला टैक्स. ओके. बात करें कि फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जहां पे GST जो है वो इम्पोज किया गया था, दैट वाज फ्रांस. इंडिया की बात करें तो इंडिया में बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट GST को यहाँ पे अप्लाई किया गया था. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी GST 2.0 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बेसिकली 4 टाइप के टैक्सेस ही हैं. 0% का तो ब्रैकेट है ही, 5% है, 18% है एंड लग्जरी एंड ऑल दी सन गुड्स पे हमारा 40% टैक्स यहाँ पे इम्पोज होता है. GST से रिलेटेड एक GST काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये GST Council, this is a constitutional body that is mentioned under Article 279A of the Constitution, which is headed by the Finance Minister of India. Okay. Now इतनी information basics के लिए enough है. Let us now proceed with the questions. First question है हमारा, the mandatory charges imposed by the governments to generate revenue for public expenditure. अब मैंडेटरी चार्ज क्या होता है? मैंडेटरी चार्ज तो ही हमारा टैक्स होता है ना, जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर. जितना भी पैसा ये टैक्स से आता है, टैक्स सोर्सेज एंड टैक्स मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से जितना पैसा आता है दैट स्ट्रेट अवे गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी मेंशन्ड है. कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. अब कौन सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज CFI. इसमें कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? दैट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना इस अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है. तो ये सारा जो मैंडेटरी चार्जेस होते हैं, दीज आर नोन एज द टैक्सेस. Now, which tax is paid directly by an individual or organization to the government? Directly जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स. नाउ द वर्ड ओनली सेज डायरेक्ट मतलब क्या? कि स्ट्रेट अवे फ्रॉम एन इंडिविजुअल और कंपनी टू द गवर्नमेंट. एंड वहीं पे अगर मैं आपको बताऊं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नो द इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज पेड बाय एन इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट through a middleman.
मतलब बीच में एक एजेंसी होती है या मिडिलमैन होता है, फॉर एग्जांपल जीएसटी। अब लेट अस सपोज यू बाई अ पैकेट ऑफ बिस्कुट, you buy a packet of biscuit. Now biscuit पे एक certain amount of GST is imposed. Now the individual buys this biscuit from the middleman, or let's say shopkeeper. Now shopkeeper collects this GST on this biscuit and then shopkeeper pays it to the government. So this is how indirectly this indirect taxes work. Okay. Next देखते हैं, indirect taxes are primarily collected by which of the following. तो अभी मैंने बताया आपको, दीज आर कलेक्टेड बाय द मिडिलमैन। आरबीआई कलेक्ट करता है? नहीं। इंटरमीडियरीज? यस ऑब्वियसली इंटरमीडियरीज कलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल सिटीजन की मैं बात करूं तो इंडिविजुअल टैक्सेस जो डायरेक्टली पे करती हैं गवर्नमेंट को, दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स? अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया था, इनकम टैक्स तो बताया ही था, इसके साथ में कॉर्पोरेट टैक्स बताया था, दैट इज इम्पोज्ड ऑन द कंपनीज। ओके। एंड इसके अलावा कोऑपरेटिव्स पे भी टैक्स इंट्रोड्यूस जो है वो गवर्नमेंट ने किया हुआ है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है और एक होता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये कोऑपरेटिव्स पे इम्पोज होता है। ओके। यहाँ हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या, कि दैट इज कलेक्टेड एंड अप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑब्वियसली द कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू इज द टैक्स दैट इज लिवाइड बाय। अब लैंड रेवेन्यू पे जो टैक्स होता है ये जो है इम्पोज करती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे लैंड टैक्स पे करना पड़ता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। Now, which tax type entails increasing the tax rate as the taxed value or volume rises? अब this is known as the progressive tax. प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव मतलब क्या, एक पॉजिटिव सेंस में प्रोग्रेसिव का वर्ड है। मतलब क्या, कि जैसे आपकी इनकम राइज होगी वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, if a poor man is earning less than the threshold level that is required to pay the taxes, he will not pay any tax. But if a tax is being imposed on an industrialist and let us say he or she earns around 1200 crores a year, so as his income rises, the value of the tax imposed on him will also be higher, around 40 to 50% tax hoga. So this is a progressive tax. This is generally positive in nature. Other than that, if I talk the reverse thing, that is the regressive tax. Now the regressive tax is a type of tax that is paid equally by all, irrespective of the income or volume. For example, you buy a product, you buy a bottle of shampoo from the market. Now, let us see the shampoo cost rupees 100. Now, if a poor person is buying this bottle of shampoo for rupees 100, he is liable to pay rupees, let us say 5 rupees as tax. But from the same shopkeeper, if a rich person who has a healthy income buys this 100 rupee shampoo ka bottle, so he is also liable to pay only 5 rupees. So the poor is also paying 5 and the rich person is also paying 5. So this type of tax is known as regressive tax. Okay. Let us see. Now Indian personal income tax is a classic example of which type of tax? So Indian income tax is an example of progressive tax, because हमने देखा है कि progressive tax में क्या होता है, as the income rises, the tax also increases. Okay. So this is a progressive tax, where the higher earner pays the high interest rate. Now a tax system where the tax rate decreases as the tax value increases is called, now this is known as regressive tax. Okay, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया, this is known as regressive tax. Next is, why are taxes like GST considered regressive in nature? मतलब कि क्या, जीएसटी एक रिग्रेसिव क्यों है? अभी मैंने एक शैम्पू के बॉटल का एग्जांपल देके आपको अभी जीएसटी के बारे में समझाया था। बिकॉज एवरीवन पेज द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ द इनकम दे अर्न।
अभी मैंने पुअर एंड रिच का एग्जांपल लिया था। सो वहां से हम ये डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज रिग्रेसिव टैक्स इसलिए क्योंकि सभी लोग दे पे एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट इज विच टैक्स रेट मेंटेन्स अ फिक्स्ड रेट रिगार्डलेस ऑफ इनकम और प्रोडक्शन लेवल। अब जहां पे इनकम की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, टैक्स रेट को फिक्स कर दिया जाता है कि भैया सभी को जो है वो सिमिलर टैक्स रेट देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनल टैक्स। इट मीन्स व्हाट, that if a poor is earning rupees 10,000 a year and 40% of the proportional tax rate system is applied, so he is liable to pay 4,000 rupees as tax. On the other hand, talking about a rich person, if a rich person is earning 10 lakh rupees a month and he is also liable to pay 40%, so he will pay 4 lakh as tax. So, regardless of the income, when a tax rate is applied and it is applied similarly to all of the persons, then that is known as the proportional tax. Okay. Now, a tax determined per unit of a good independent of its value. मतलब क्या कि क्वांटिटी पे जो टैक्स इम्पोज होता है, इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक टैक्स. ओके, specific tax are the fixed amount per unit of quantity such as weight or size. कोई भी weight को हम common measure मान लेते हैं, equally weight पे impose होगा या equally size पे impose होगा. So this is known as the specific tax. Next is how it is an ad valorem tax calculated. So ad valorem tax जो होता है, this is calculated as a percentage of value. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the term for a tax imposed at the production source? प्रोडक्शन सोर्स मतलब ओरिजिन पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन? बिल्कुल नहीं. कंजम्पशन? नॉट एट ऑल. ओरिजिन बेस्ड टैक्स, क्योंकि प्रोडक्शन की सोर्स पे ये टैक्स अप्लाइड होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ओरिजिन बेस्ड. वहीं पे अगर मैं बात करूं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की एग्जांपल की, तो जीएसटी हमारा एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. Next is which type of tax is imposed as a point where the goods are consumed? It is a destination based tax. Now, in a new tax regime, what choice do an individual taxpayer have? So, abhi there is new income tax regime that has been introduced. So, government ने क्या बोला है? Government ने बोला है या तो you can opt for the new regime or you can carry on with the old regime. Next is corporate income tax is levied on which of the following? So this is levied on the net income of the corporation, and this corporate income tax is a type of direct tax. Now, in what year was the minimum alternate tax introduced in India? So minimum alternate, कुछ कंपनीज क्या करती थी, अपने टैक्स को जीरो दिखा देती थी, ठीक है, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े. तो ऐसे केस में अगर किसी कंपनी का टैक्स रेट जीरो आता है, स्टिल दे हैव टू पे अ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एंड ये 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके, नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987 टू एड्रेस कंपनीज दैट यूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन टू पे जीरो टैक्सेस. इनको भी कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था. What is the primary target of the minimum alternate tax? Obviously zero tax companies. No. MAT, that is the minimum alternate tax, it ensures that the company is making book profits but paying no normal tax still contribute to the revenue. Under MAT, what is the current tax rate on the book profits? So this is around 15%. Next है, which tax is imposed on profits earned from selling asset like stock or real estate? तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक कैटेगरी होती है कैपिटल गेन्स टैक्स. अब कैपिटल गेन्स जो ये टर्म है, इफ वी डिवाइड दिस टर्म, तो कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब एसेट. तो जो टैक्स, द टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एसेट, एंड बाइंग एंड सेलिंग में सिर्फ बाइंग, और ये नहीं कि बाई और सेल कर दिया तो टैक्स देना पड़ेगा. नो, बाइंग एंड सेलिंग पे इफ देयर इज एनी प्रॉफिट, if there is any profit, then the companies or the person needs to pay the LTCG or the capital gains tax.
अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं जो गेन्स आपको 1 ईयर से ज्यादा पे हो, या 1 ईयर से ज्यादा आपने एसेट होल्ड किया उसके बाद सेल किया, तो दीज अमाउंट टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एंड अगर आपने विद इन अ ईयर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, प्रॉपर्टी को बेच दिया, या प्रॉपर्टी की सेल पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो दीज आर शॉर्ट टर्म। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल गेन्स, यहाँ पे गेन्स है मतलब प्रॉफिट। बाइंग एंड सेलिंग में इफ देयर इज एनी प्रॉफिट इन्वॉल्व देन ओनली यू नीड टू पे द टैक्स। ओके, सो प्रॉफिट्स फ्रॉम सेलिंग एन एसेट लाइक स्टॉक और रियल एस्टेट पे जो टैक्स होता है, दिस इज कैपिटल गेन्स टैक्स। नाउ इन विच ईयर वॉज द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश्ड? तो अभी डिविडेंड क्या होता था? डिविडेंड आपको मिलता था ऑन द स्टॉक्स दैट यू होल्ड। जो स्टॉक्स आप होल्ड करते थे उस पर आपको डिविडेंड पे करना पड़ता था, एंड ये भी एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स था। बट इन द ईयर 2020 व्हाट हैपेंड वाज कि ये टैक्स जो है, अब डिविडेंड कौन पे करता था? कंपनीज पे करती थी। अब कंपनीज ने जब डिविडेंड पे किया, एक तो उनको डिविडेंड पे करना है, ऊपर से उनको टैक्स भी लग रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है, तो इसको 2020 में अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट इज हु इज लायबल टू पे द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब ये जो आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो उस पे आपको एसटीटी लगाया जाता है, एंड दिस एसटीटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय बोथ बायर एंड द सेलर। ओके, तो एक बात ध्यान रखना, स्टॉक्स पे जो टैक्स लगता है दिस इज नोन एज द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वलाइजेशन लेवी इज पॉपुलरली नोन बाय व्हाट अदर नेम। अब ये एक तरह का डिजिटल टैक्स इसको बोलते थे, और क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी गूगल थी एक टाइम पे, दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज द गूगल टैक्स। एंड ये टैक्स किन पे लगता था? इट टारगेट्स द इनकम दैट आर अर्नड बाय द नॉन रेसिडेंट डिजिटल कंपनीज लाइक गूगल फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। ठीक है, इंडिया में वो जो पैसा अर्न कर रही थी बाहर की कंपनीज, उन पे जो टैक्स लगता था, दिस वाज नोन एज द गूगल टैक्स। नाउ विच टैक्स इज लिवाइड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जीएसटी होता है। ठीक है, जीएसटी के कुछ पार्ट होते हैं, दैट इज द सीजीएसटी, दैट इज द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड इसका जो रेवेन्यू होता है इट डायरेक्टली गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन देयर इज एसजीएसटी, दैट इज द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका जो रेवेन्यू होता है सीधा सीधा ये स्टेट को जाता है। एंड द थर्ड वन इज द आईजीएसटी, दैट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो आईजीएसटी होता है ये उन ट्रांजेक्शन्स या उन गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट पे होता है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है, बिटवीन स्टेट या इंटर स्टेट जो गुड्स जा रहे हैं इन पे आईजीएसटी लगता है। अब जो गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं वहां पे ई वे बिल भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। सो ई वे बिल्स इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस आईजीएसटी ओनली। ओके, सो इंटर स्टेट सप्लाई पे देयर इज आईजीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में? सो 2017 में हुआ था, ये मैंने आपको बताया है, 1 जुलाई 2017। Next is which constitutional amendment provided the framework for the GST? This was the 101st Constitutional Amendment Act. Now GST replaced multiple indirect tax to create what kind of system? अब बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस, छोटे छोटे टैक्स लगते थे, सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, बहुत सारे टैक्सेस थे, छोटे छोटे टैक्सेस थे। नाउ जीएसटी ने इन सब को यूनिफाई कर दिया। ठीक है, यूनिफाई कर दिया, एंड यूनिफाई करके यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। ओके, हु हैज द अथॉरिटी टू लेवाई द सेंट्रल जीएसटी? बहुत इजी है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने बताया था अभी। यूटी जीएसटी इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज दैट डू नॉट हैव। अब आपको पता होगा जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज आर देयर दैट हैव लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन। अब कौन कौन सी है? एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू है, सेकेंड है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड द थर्ड वन इज पुदुचेरी। अब
ये जितने भी स्टेट्स हैं या सॉरी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, इनको तो इनका शेयर मिल जाता है, ओके, स्टेट्स वाले के अंडर। बट जिन भी यूनियन टेरिटरीज का लेजिस्लेचर नहीं है एंड वहां से गुड्स जो है वो बेचे एंड खरीदे जा रहे हैं, तो इनको भी तो पेमेंट मिलनी चाहिए, इनको भी तो टैक्स अपना मिलना चाहिए। सो जिन भी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर नहीं है, दे आर लायबल टू द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। प्राइमरी टैक्स स्लैब्स एग्जिस्ट अंडर जीएसटी। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है जीएसटी 2.0। ठीक है, 4 यहाँ पे टैक्स स्लैब्स हैं, टैक्स के यहाँ पे स्लैब्स हैं। पहले कितने होते थे? पहले 5 थे। व्हाट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब? 28% पहले था, अब की बार ये 40% है अगर आप लग्जरी गुड्स पे लगा रहे हो। अदरवाइज हाईएस्ट टैक्स रेट यहाँ पे 18% है। Which document is used for tracking the interstate movement of goods under GST? ये मैंने अभी आपको बताया है, this is the e-way bill. What mechanism in GST avoids the cascading effect of taxes? तो cascading effect of taxes को रिमूव करने के लिए input tax credit का यहाँ पे सिस्टम है that allows business to deduct tax paid on inputs from the tax due on outputs. ये थोड़ा सा complex topic है, ठीक है। सो हमें इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये जीएसटी से रिलेटेड है। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एस्टैब्लिशेस द जीएसटी काउंसिल? सो मैंने आपको बताया था दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वाज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A। हु सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? ये भी मैंने आपको बताया था, दिस इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। Now, who are the members of the GST Council besides the chairperson? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कभी क्वेश्चन आया तो यहां से वो पूछ सकते हैं। सो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं यहाँ पे फ्रॉम ऑल द वेरियस स्टेट्स। Now, decision in the GST Council requires what maximum majority of weighted votes? So, GST Council को डिसीजन लेने के लिए 3/4 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। Okay, next है which scheme allows small businesses to pay a flat tax on turnover? So this is the composition levy. Composition levy में क्या होता है? It provides a simplified tax payment system for small scale businesses. Current turnover limit कितनी है to opt for the composition levy? Composition levy, that is the tax that is paid by the small businesses, ये है 1.5 करोड़। Now the standard flat tax rate for businesses under the composition levy is 1%. Now why was GST compensation cess introduced? अब पहले क्या होता था, पहले जो वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे एंड सम ऑफ द डायरेक्ट टैक्स भी होते थे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे टैक्स थे सच एज वैट वगैरह, बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे एंड उनको पैसा मिलता था। बट जीएसटी इम्पोज होने के बाद क्या हो गया ना कि मेनली जितना भी रेवेन्यू होता है टैक्सेस का, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया हम आपको कंपनसेशन देंगे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट आने वाले 5 ईयर्स तक हम आपको कंपनसेशन देंगे। इट मींस दैट कि आपको जो लॉस होता था आपके टैक्सेस में, जो आपको नहीं, जो आपको पहले मिलते थे एंड जीएसटी के अंदर अब हम कलेक्ट करेंगे एंड आपको नहीं मिलेंगे, इसके एवज में हम आपको वी विल कंपनसेट यू, ओके। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस जीएसटी कंपनसेशन सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इसका एक ये भी मतलब, अभी आप देखते होगे जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ये हमेशा ये चीज ना न्यूज में आती रहती है कि वेस्ट बंगाल ने बोला है कि हमें अपना जीएसटी का पैसा नहीं दिया, हमें अपने हमारे हक का पैसा नहीं मिल रहा है। सो ये सारा जो इशू है ना, दिस इज रिलेटेड टू दिस कंपनसेशन सेस ओनली। तो दिस वाज जनरली इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस द स्टेट रेवेन्यू लॉसेस जो उनको पहले नहीं होते थे बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। एंड ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको जीएसटी कंपनसेशन का बता दिया, अब यहाँ पे बात हो रही है सेस के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ 2 इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना, एक तो सेस होता है, दूसरा सरचार्ज होता है, ओके। ना सेस जो होता है ना वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, बट सरचार्ज में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। तो यहाँ पे
जीएसटी कंपनसेशन सेस है, इट मीन्स व्हाट, किसका स्पेसिफिक पर्पस है? ऑब्वियसली है, क्या है? स्टेट्स को कंपनसेट करना, तो इसका ये मतलब होता है। ओके, अब किन टाइप के गुड्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो इम्पोज होता है? तो लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स पे दिस इज इम्पोज्ड। नाउ व्हिच बेनिफिट ऑफ जीएसटी रिलेट्स टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक पार्ट से ये रिलेटेड है। हाउ डज द जीएसटी बेनिफिट द फिस्कल हेल्थ ऑफ द कंट्री? ऑब्वियसली जीएसटी क्या करेगी? टैक्स कंप्लायंस को इंक्रीज करेगी, ज्यादा लोग टैक्स देंगे, टैक्स देना पड़ेगा। Now, which of the following is a direct tax levied by the state? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे एक्सेप्ट करती है, एंड दिस इज अ स्टेट लेवल डायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ इंटीग्रेटेड जीएसटी इज कलेक्टेड बाय विच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट? सो इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एंड देन यहाँ से जो स्टेट का होता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। Which tax is specifically imposed on the import and export of the good? So this is the custom duty. Okay, the custom duty is a central indirect tax on the cross border trade. ये भी important है, इसको भी आप ध्यान में रखना। Stamp duty is an indirect tax collected by which authority? Now ये जो है this is levied by the central government. इसको impose सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बट इसको कलेक्ट कौन करता है? तो कलेक्ट करता है इसको स्टेट गवर्नमेंट। Now, which tax targets the non-resident companies earning from the Indian digital users? This is the equalization levy, or also known as the Google tax. Okay. Now, 15% minimum alternate tax rate is calculated based on which financial figure? So, book profit के ऊपर में minimum alternate tax is imposed. Next is which tax is paid by both buyer and the sellers of the mutual fund? तो मैंने बताया जनरली जो स्टॉक्स होते हैं इन पे टैक्स एक इम्पोज किया जाता है, which is paid by both the buyer as well as the seller, and it is known as the which type of tax? STT, that is the security transactions tax. Now which tax was abolished in 2020 to reduce the burden on companies? मैंने बताया था आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे द कंपनीज हैड टू पे द टैक्सेस। सो 2020 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया था। अंडर जीएसटी विच टेरिटरी इज ट्रीटेड एज यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर? सो चंडीगढ़, क्योंकि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर मैंने बताया था देयर आर 3 यूनियन टेरिटरीज दैट हैव लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली चंडीगढ़ के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ई वे बिल? ऑब्वियसली ट्रैकिंग ऑफ द इंटरस्टेट गुड्स। सो जस्ट आपको डिफरेंस के लिए ना कनेक्ट करने के लिए पॉइंट्स चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो इतना तो आप कर लोगे कि आप एलिमिनेट करके यू कैन कम टू द राइट आंसर। व्हाट डज द कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस मीन? मतलब क्या कि मान लो शुरुआत में रॉ मटेरियल पे टैक्स लगा, ठीक है, क्योंकि जब बायर रॉ मटेरियल को बाई करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो रॉ मटेरियल पर टैक्स लगा, फिर उसका जब सेकेंडरी मैन्युफैक्चर हुआ वहां पे भी टैक्स लगा, एंड फिर मान लो सेलिंग के टाइम पे अगेन जीएसटी लगा। तो ये जो है एक जो टैक्स एक बार लगना चाहिए वो 3 बार लग रहा है। सो दिस इज नोन एज द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। ओके, तो आईटीसी जो है it helps us to avoid the cascading effect of tax, that means tax on tax. Now which entity recommends the distribution of financial resources between the center and the states? ये है हमारा फिनेंस कमीशन। अब फिनेंस कमीशन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, नाउ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु कॉन्स्टिट्यूट्स दिस फाइनेंस कमीशन? सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओके, नाउ मेनली काम क्या होता है? काम होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन, अभी 16th फाइनेंस कमीशन है, इसके पहले 15th फाइनेंस कमीशन थी।
15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और चेयरमैन थे एनके सिंह जी, एंड 16th के हैं अरविंद पंगारिया। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन का काम होता है डिसाइड करना ऑन द डिवॉल्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। एंड ये डिवॉल्यूशन डिसाइड किस पे होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉर देते हैं, टॉर मतलब कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन, एंड इसी पे द फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स द डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डिवॉल्यूशन डिसाइड किया था 41% जो है वो पैसा स्टेट्स को जाएगा, एंड 16th फाइनेंस कमीशन ने ये सेम 41% यहाँ पे अभी रिसेंटली इनको रिपोर्ट आई है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम भाई 41% टैक्स का डिवॉल्यूशन करेंगे बिटवीन दी सेंटर एंड द स्टेट्स। ओके, अब देख लेते हैं अंडर विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। आर्टिकल 280 मैंने बता दिया था आपको। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह सर हैं, ये भी आपको पता होगा। नो, व्हाट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस डिड 14 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड? तो यहाँ पे मैंने 15th का बता दिया आपको, 16th का बता दिया, अब 14th का भी देख लें आप। 14th का कितना है? 42%, तो 1% कम कर दिया था इन्होंने 15th एंड 16th में। आपको मुझे ये बताना है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। व्हाई डिड द 15th फाइनेंस कमीशन रिड्यूस? पहले हमें पता है कि 42% था इन द 14th फाइनेंस कमीशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डिड द 15th फाइनेंस कमीशन रिड्यूस द स्टेट टैक्स रेट टू 41%? क्यों? क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। Now, performance-based grants for the power sector were recommended by which commission? एक बहुत ही वेग बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस हिसाब से पावर कंपनीज या पावर सेक्टर परफॉर्म करेगा, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही इनको ग्रांट्स दिए जाएंगे, ये डिसाइड किया था बाय द 15th फाइनेंस कमीशन ने। Now, which commission provided a separate allocation for defense and internal security for the first time? This is also very important. So this was the 15th Finance Commission. Now, what determines the classification of an industry as an MSME? तो इन्वेस्टमेंट से एंड टर्नओवर से डिसाइड होता है कौन सी है माइक्रो, कौन सी है मीडियम। ठीक है, कौन सी है माइक्रो, कौन सी है स्मॉल एंड कौन सी है मीडियम एंटरप्राइज। नाउ विच सेक्टर इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। ये चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर यहाँ पे सर्विस सेक्टर है। विच टैक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेट और वॉल्यूम ऑफ एन आइटम? ये है स्पेसिफिक टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स बिकॉज इट इज लिवाइड ऑन। वैल्यू एडेड है, इसका मतलब क्या? वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज पे जो टैक्स अप्लाई होता है, दिस इज जीएसटी। Which tax is referred to as unredeemable and doesn't create a government liability? अब रेवेन्यू टैक्स होता है या रेवेन्यू रिसीट होता है। अब इसके पहले वाले चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एज वेल एज द रेवेन्यू। अब कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट which causes and creation of asset or decrease of liability, और liability increase होती है, asset decrease होता है। But revenue is something which does not create any asset, neither does it create any liability. So यहाँ पे वही चीज पूछी है, तो revenue receipt और tax में जो है वो liability increase नहीं होती है, ना ही asset decrease होता है। Now, direct tax, which direct tax is levied on the purchase of equity shares? ये है security transaction tax. Which direct tax is specifically aimed at zero tax company? हमने अभी देखा, this is the MAT. Which amendment act is associated with 2016 GST law? तो 101st constitutional amendment is the correct answer. So अभी 30 क्वेश्चन है, वैसे फाइनेंस कमीशन तो हमने देख ही लिया है, अभी 30 क्वेश्चन है, फटाफट इन 30 क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पे कंप्लीट करते हैं एंड देन इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंस कमीशन। नो, which constitutional article establishes the Finance Commission of India? So this is Article 280.
Who has the primary authority to appoint the members of the Finance Commission? So the members of the Finance Commission are appointed by the President. Also, जो Finance Commission होती है 5 years के लिए अपॉइंट होती है by the President of the country. Okay. Next देखते हैं. What is the primary purpose of the Finance Commission? Easy question है. To recommend the financial distribution or the taxes between the center and the state. How many members excluding the chairman are appointed to the Finance Commission? कितने members appoint होते हैं? So this is 4 members. One chairman is there and other than the chairman 4 members यहाँ पे होते हैं. Who served as the chairman of the 14th Finance Commission? This is Y.V. Reddy sir. What percentage share of central taxes did the 14th Finance Commission recommend? तो 42% टैक्स डिवोल्यूशन था जो कि घटा के 41% कर दिया गया था. ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को खत्म करते हैं. Who was appointed as the chairman of the 15th Finance Commission? This was N.K. Singh for the period of 2020-2025. State share in the central taxes recommended. So this was 41%. Next is 1% reduction in tax devolution by 15th Finance Commission was due to the Jammu and Kashmir reorganization. Now, which qualification is specifically required for the chairman of the Finance Commission? So he should have an experience in the public affairs. Members of the Finance Commission are selected from which of the following fields? So obviously finance, economics, administration, law, इन सारे फील्ड से सेलेक्ट किया जाता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को, मेंबर्स को. परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट फॉर पावर सेक्टर वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 15th Finance Commission. Which commission provided separate allocation for defense and internal security? This is 15th Finance Commission. How many states were recommended for the revenue deficit grant by the 14th Finance Commission? So 11 states को recommend किया गया था. ये factual data है, इसको आप एक बार देख सकते हैं. अदरवाइज 16th Finance Commission के recommendations अभी आ गए हैं, मैं इन पे MCQs बना के एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा बहुत जल्दी. How many states were recommended for revenue deficit grants? 17. Which body suggests the principle for grants in aid from the Consolidated Fund of India? Obviously this is Finance Commission. ये सारे functions हैं, तो इनको आप जरूर एक बार देख लेना. Okay. 15th Finance Commission provided special grant to address which special infrastructure needs? So health sector में, because ये Finance Commission post COVID establish हुई थी, तो इनका बहुत ज्यादा फोकस था हेल्थ के सेक्टर पे. Which commission recommended the discontinuation of the special category status for the states? तो ये रिकमेंड किया था 14th Finance Commission ने. Now to whom does the Finance Commission submit its final recommendation? तो Finance Commission को establish कौन करता है? करते हैं प्रेसिडेंट. तो Finance Commission अपनी रिपोर्ट किनको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को ही करेगा. What amount was allocated for local body by the 14th Finance Commission? to 2.87 lakh करोड़ यहाँ पे रिकमेंड किया गया था. Which specific fund is utilized for grant in aid recommended by the commission? So कौन सा फंड यूटिलाइज होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Which Finance Commission recommended a higher state for disaster relief fund? 14th Finance Commission. Beside power, which areas linked to performance-based grant in 15th Finance Commission? We have already seen 15th Finance Commission में performance-based grant यहाँ पे बोले गए थे पावर सेक्टर के लिए, and in addition to that, agriculture productivity को भी लिंक किया गया था. Who determines the term of office of the Finance Commission members? So this is the President. Next is the Finance Commission is best described as which type of body? So this is a constitutional body. क्यों? क्योंकि भैया 280 आर्टिकल में मेंशन्ड है. Which Finance Commission was active during the 2015 to 2020 fiscal period? This was the 14th Commission. Which commission was appointed to cover 2020 to 2025 का fiscal period? This was 15th Finance Commission. Now what is the Finance Commission role regarding the state financial position? The aim is to review and recommend the improvements in the system.
what majority is required for decision in GST council unlike the finance commission? So GST council में 3/4 मेजोरिटी चाहिए, जबकि फाइनेंस कमीशन में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है. The 15th Finance Commission Chairman N.K. Singh previously held which role? So he was the Revenue Secretary of India. Okay, this is also question. This question is also important. So with this, we are done with the tax wala chapter, and in addition to that, we have also already completed the Finance Commission wala chapter. ठीक है. Next session में we will start and complete this financial market वाला chapter. So thank you for watching this video. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो you can consider to like this video and you can subscribe the channel for more. Also अगर आपको बाकी के लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. So thank you for watching this video and keep studying.